अच्छा, ये भी तो है। कितने मार्क्स आए? तुम भी एनईपीएस के हो? आओ बाहर जाओ। उसको देख के लग रहा है आया 9 नंबर। छोड़ो ना, बताया कौन? बाहर निकल बोल रही है उसको, देख रहे हो बाजू वाले को? नहीं बोली। तो म्यूट करना, तो म्यूट करना जब से शेयर से चढ़ रहे हो तब से। तुम लोग को बोल बोल के वो सेंटर के अंदर मोबाइल मत यूज किया करो, स्टेयर से ही म्यूट कर रहे हो तुम। क्या बनाए थे लास्ट क्लास में? क्या कर रहे हो? और मार भी खा रहे हो इतने अच्छे से, आराम से। आ, माँ बोल रही है मेरे को। हमने खड़े होके क्या नाटक कर रहे हो? चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अगली क्लास में दिखाऊंगा। ज्यादा दिमाग सही रहे ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ाना है तुम लोग। आज ना एकदम, आज नहीं करवा रहा हूँ, मन नहीं आ रहा। अगली क्लास में कर लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए फॉर्मेट बना के रखिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का सब फॉर्मेट ड्रॉ करके रखेंगे।
देखते हैं, अगली क्लास में लिखवाएंगे यार। आज ना एकदम जिस दिन कूल माइंड रहेगा ना उस समय लिखवाना है आज। क्या मार्क्स तो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है इसको। 17.5 है ना, एकदम प्राउडली बता रही है, देख 17.5 नंबर आया है मेरा, है ना। 80% भी नहीं आया, ठीक कटा है। तुम लोग का जो मार्क्स कट रहा है बहुत अच्छा है। सब कोई सीखे सौरभ से, उसका 3 कितना है, 15 आया है, और 3 मार्क्स कटा है बिकॉज ऑफ हेडिंग। मतलब 20 में इसका आया 15 और 3 मार्क्स कटा है हेडिंग के लिए। मतलब अगर वो लिख देता तो इसका 18 मार्क्स आता। तुम लोग तुम लोग को तो बोल बोल के थक गया कि अपना हेडिंग अच्छे से लिखिए, सॉल्यूशन नंबर अच्छे से लिखिए, बट मानते ही नहीं हो मेरी बात। जब मार्क्स कटेगा तभी आप लोग जानोगे कि हाँ इसमें मार्क्स कटते हैं। एक आध दो लोगों के अच्छे अच्छे मार्क्स कटे ना, तब समझोगे। बिल किस चीज का मतलब, बैलेंस कैरिड डाउन तक किए हो, ब्राउट डाउन नहीं लिखे थे? किस चीज के लिए? वो तो टीचर लोग का राइट है, तो तुम लोग ब्लेम नहीं कर सकते उस चीज के लिए। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बातें बंद। क्या बोल रही हो तुम? 20 मार्क्स का था, पता है। अच्छा है ना, 20 में 17.5, तभी तो बोल रहा बार बार। पूर्वी का 9 है। बना लियो जतिन फॉर्मेट। लभांश पीछे जाके बैठो तुम, आप जस्ट पीछे वाले बेंच में जाओ। तुम लोग की भी जगह चेंज कराऊंगा अभी, तीनों की तुम लोग की।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 रीड करिए क्या बोल रहा है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है काफी सारा, ठीक है। ड्रॉइंग, मशीनरी, स्टॉक, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, फर्नीचर, कैरियज, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, office expense, bad debt, sundry debtor, bill receivable, discount, wages and salaries, cash in hand, cash at bank. Credit balance side, capital, return outward, provision for doubtful debt, creditor, bills payable, sales, general reserve. इस क्वेश्चन को कराने का बहुत बड़ा रीजन है, इसमें बैड डेट, ओल्ड बैड डेट भी है, ओल्ड प्रोविजन भी है, न्यू प्रोविजन भी है, फर्दर बैड डेट नहीं है। जनरल रिजर्व ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दिया है और बाहर भी दिया है। समझ में आया? काफी सारी चीजें इसमें करने के लिए, स्पेशली बैड डेट वाला प्रोविजन वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे मार्किंग करिए जहां जहां पे एडजस्टमेंट है, मार्किंग करेंगे जहां जहां पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। तो आप लोग डेटर पे भी मार्किंग कर सकते हो, ओल्ड प्रोविजन पे भी मार्किंग कर सकते हो, या दोनों जगह मार्किंग कर दो। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बोथ फर्नीचर एंड मशीनरी एट द रेट 10%। मतलब डेप्रिसिएशन किस में लग रहा है? फर्नीचर पे और मशीनरी पे। मार्किंग करिए फर्नीचर पे और दूसरा मार्किंग करिए कहाँ पे? मशीनरी पे। कहा दिया हुआ है? मशीनरी, सेकेंड पॉइंट। फर्नीचर और मशीनरी पे मार्किंग करने के बाद मशीन कॉस्टिंग 20,000 वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2022। एक मार्किंग और करिए मशीन के आगे। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये नया पॉइंट मिला आपको, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल दिया हुआ है उस पर मार्किंग करिए, कहा दिया हुआ है? कैपिटल। क्रेडिट बैलेंस पहला चीज, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा। फायर अकर ऑन 20th March 2022 and the stock of a value 7,000 was destroyed. It was fully insured and the insurance company admitted a claim in the full. स्टार लगाइए इस पॉइंट को, अच्छा पॉइंट है। और फिर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी कैरीड टू जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व पे भी कुछ डालना है तो जनरल रिजर्व पे मार्किंग लगा लो, बट इस जनरल रिजर्व के साथ न्यू जनरल रिजर्व का कोई लिंक नहीं है, बट फिर भी हमें मार्किंग इसलिए लगाया ताकि चीजें याद रहे। और जो फायर अकर हुआ है उसका ट्रीटमेंट आप अलग से करें, ठीक है। उसके लिए मैंने कोई मार्किंग नहीं लगाया है, तो उसका अलग से होगा। अब ध्यान दीजिए, फिर से मैं आप लोग को बार बार बोला हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, बट कुछ बच्चे करते नहीं है, सीक्वेंस फॉलो नहीं करते। वो आराम से पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नेट प्रॉफिट निकालेंगे और फिर बैलेंस शीट करेंगे। प्लीज मत करो, शुरू के एक आध दो क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ये अगर सीक्वेंस में करोगे तो, कि सर स्पेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, बट थोड़े टाइम बाद उसमें भी यूज टू हो जाओगे। तुम्हें जगह क्यों चेंज की हो? मैं चेंज करवाया था तुम्हारी, कौन सी क्लास में कराया था? एक्स्ट्रा क्लास में कि रेगुलर क्लास में? क्यों चेंज कराया था तुम्हारे प्लेस में? देख रहे हो बोलने का तरीका भाई साहब का, आप जानो बोलते हैं। ये तो तुम लोग का तरीका हो गया बोलने का। आजकल कई बच्चे को देखता हूँ, मतलब बिल्कुल ही कुछ एटिकेट्स नहीं है चीजों को, मतलब क्या पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं ना, समझ के बाहर है। मतलब वर्डिंग सुन रहे हो, आप जानो सर। गजब गजब यार, मतलब मैं, मेरे को कुछ लग जाए, मैं बोल बाल दूं, मेरे को तो लगता नहीं, मेरे को तुम लोग कुछ भी बोलते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये रहता है कि एज अ टीचर तुम लोग बाकी लोगों को क्या करते हो यार। गजब। चलिए इग्नोर। हाँ क्या था पहले? डेबिट बैलेंस साइड सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ड्राइंग। तो ड्राइंग को सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, और लिखाता कहाँ है? वो कैपिटल में से माइनस, तो कैपिटल बाद में जब आएगा उस समय लिख लेंगे, अभी यहाँ पे ड्राइंग लिखा हुआ है तो ड्राइंग को माइनस करिए। यहाँ पे माइनस होगा ड्राइंग 10,000 रुपीज का। कितना माइनस होगा? 10,000 रुपीज से माइनस होगा।
ड्राइंग। फिर दिया हुआ है मशीनरी। मशीनरी यहाँ पे एक बार इसको पहले लिख लेते हैं अपन, हेडिंग बना लेते हैं, क्योंकि करंट एक तरह नॉन करंट होता है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है, इसीलिए पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन करंट एसेट्स, और 3 4 5 लाइन छोड़ के यहाँ पे लिख देते हैं अपन करंट एसेट्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपकी करंट लायबिलिटी। हाँ जी बोलिए। जरूरी है सच ऐसे नहीं है, बट करोगे तो बेटर है। समझ में आ रहा है? अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जिस स्कूल में कराया है आप लोग को तो करना चाहिए, नहीं तो टीचर मार्क्स काट सकता है। और जिस स्कूल में करंट और नॉन करंट अलग अलग नहीं करा के आए तो भी आप लोग करके आओ, क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। बस इस सीक्वेंस को मत करना, अगर आपने बाद में करंट एसेट लिखा है तो करंट लायबिलिटी भी बाद में आएगी। समझ में आ रही है? ऐसा मत करना कि यहाँ पहले नॉन करंट एसेट लिखे और लायबिलिटी साइड आप लोग करंट लायबिलिटी लिख दिए। समझ में आ रहा है? अगर स्कूल में कराया है तब तो आप करना ही, टीचर मार्क्स काट सकते हैं। और अगर स्कूल में आप नहीं कराया है तो भी आप लिख के आओगे तो ज्यादा बेटर है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप इसको ग्रुपिंग करना, इस मेथड को बोलते हैं ग्रुपिंग। और एक चीज और है, थ्योरी जब पढ़ाऊंगा उस समय कराऊंगा। और कौन बोला सर यहाँ पे? ठीक ठीक है, समझ आया? एनईपीएस वाले आप लोग के मार्क्स काट दिया जाएगा अगर आप लोग नहीं करके आओगे तो। फिर आता है मशीनरी। हाँ, कैपिटल, कैपिटल का एक अपना हेडिंग होता है, जैसे कि नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और कैपिटल। कैपिटल होने को नॉन करंट है, बट वो अपने आप में एक हेडिंग है कैपिटल। लास्ट क्लास नहीं नहीं आए थे क्या? तो फिर मशीनरी, मशीनरी क्या है हमारे लिए? एसेट है, नॉन करंट एसेट। तो मशीनरी यहाँ पे इनर कॉलम में आएगा। मशीनरी आपका इनर कॉलम में आएगा क्योंकि एडजस्टमेंट है। मशीनरी के बाद दिया हुआ है स्टॉक। कौन सा स्टॉक है बच्चे? ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो स्टॉक दिया है वो कौन सा है? ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के बाद दिया हुआ है परचेज। क्या परचेज रिटर्न है शायद, ध्यान दीजिए। परचेज है, परचेज आपका इनर कॉलम में आएगा। कौन बोला नहीं है? वेदिका बोली होगी पक्का, है ना? फिर है रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स क्या है हमारे लिए? सेल्स रिटर्न है, तो यहाँ पे सेल में से माइनस हो जाएगा, माइनस रिटर्न इनवर्ड्स। कितने रुपए का है बच्चे? 2000 रुपीज का। जब सेल आएगा तो सेल ऊपर में लिख दूंगा, बस सीक्वेंस ब्रेक मत करना। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स के बाद क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर मेरे लिए नॉन करेंट एसेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्नीचर। कितने रुपए का है बच्चे? 10,000 रुपीज का फर्नीचर है। फर्नीचर के बाद दिया हुआ है कैरियज। अब इसमें कैरियज कौन सा मानोगे? क्यों? हाँ, कैरियज आउटवर्ड भी तो डेबिट बैलेंस ही होता है। कैरियज इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स ही हो सकते हैं बस। लिखा नहीं है तो इनवर्ड्स मानेंगे। कौन सा एक्सपेंस होगा वो? डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा, क्योंकि डेबिट साइड लिखा है इसलिए। और मीनल उसको बोल रही है कोई बात नहीं भाई, हो जाता है ना। मीनल उसको समझा रही है कोई बात नहीं। खुद का था, पता नहीं कितना लाया, 17.5 मार्क्स आया। कैरियज 2000 रुपीज। रेंट, रेट एंड टैक्सेस कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। कितने रुपए का है बच्चों? 5000 रुपीज का। ये आपका चल देगा आउटर कॉलम में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है हमारे लिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितने रुपए का? 1000 रुपीज का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस क्या है हमारे लिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये आ जाएगा ऑफिस एक्सपेंस। कितने रुपए का? 1200 का ऑफिस एक्सपेंस। बेड डेट, बेड डेट आपका कहा जाएगा इनर कॉलम में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि
प्रोविजन भी है, आप उसको अलग से भी कर सकते हो, बट इसी के साथ कर दोगे ज्यादा अच्छा। 1500। बैड डेट के बाद क्या दिया हुआ है? सन्ड्री डेटर्स क्या है हमारे लिए? करंट एसेट है। सन्ड्री डेटर्स कितने रुपए का है? 40,000 रुपीज। ये आपका इनर कॉलम पे आएगा, सन्ड्री डेटर्स। फिर दिया क्या हुआ है? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आउटर कॉलम में जाएगा, इसमें भी एडजस्टमेंट है। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कितने रुपए का है? 7,000 रुपीज का, ये आउटर कॉलम में। डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट है? ये कुछ नहीं बोल रहा है तो क्यों? क्योंकि डेबिट साइड दिया हुआ है, इसलिए क्या है डिस्काउंट? ये डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिस्काउंट क्या है हमारे लिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये। डिस्काउंट कहा गया, डिस्काउंट 1,000 रुपीज। डिस्काउंट के बाद क्या दिया हुआ है? वेजेस एंड सैलरीज। अब इसको क्या मानोगे? वेजेस एंड सैलरी, वेजेस भी दिया है, सैलरी भी दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, क्यों मानेंगे? बहुत लोग बोलते हैं सर वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा, तब 50-50 ले लो। वेजेस को 2500, सैलरी को 2500 रुपए, तो दोनों हो जाएगा। वेजेस एंड सैलरी क्या है? डायरेक्ट। अगर सैलरी एंड वेजेस रहता तो इनडायरेक्ट, मतलब जो जो पहले लिखा हुआ है उसको कंसीडर करना है। अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा रहता है तब किसको लेते हैं अपन? सैलरी को लेते हैं। और अगर वेजेस पहले लिखा है तो वेजेस। अगर इस टाइप के दो एक्सपेंस है, उसमें जो पहले लिखा हुआ है उसको कंसीडर करें। हाँ, क्या बोल रहे हो? उसमें वो अगर स्कूल में जो बोले होंगे ना, देखना वो सैलरी और वेजेस होगा वो। वो ऐसे ही है शुरू से, तुम्हारे स्कूल में कैसे बताए पता नहीं, क्योंकि ये जो जो वर्ड पहले दिया रहता है ना उसको कंसीडर करते हैं। और ये हर बुक में, या ऐसा भी नहीं कि टीएस में अलग है, एनसीईआरटी में और डीके में अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। हर बुक में यही कंसीडर किया जाता है, जो पहले लिखा हुआ है वही आप पहला एक्सपेंस लोगे। अब टीचर तुम्हारे बोले हैं तो एक बार और कंफर्म कर लेना डीपीएस वाल को, और एग्जाम में वैसे ही करके आना जैसे आपके टीचर बोले, अदरवाइज फिर तुम लोग का मार्क्स कट जाए। वैसे वेजेस आप पहले लोगे अगर वेजेस पहले लिखा है तो वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी को यहाँ पे हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो आप यहाँ पे पहले ही वो लोगे। हो गया इस बार ना, बहुत खराब एक्सपीरियंस है पढ़ाने का मालूम। वेजेस एंड सैलरीज, कुछ ऐसे बच्चे हैं ना एकदम। वेजेस एंड सैलरी 5,000 रुपए। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या है हमारे लिए? एसेट है, करंट एसेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश इन हैंड। 6,000 रुपीज कैश इन हैंड। फिर क्या दिया हुआ है? कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक हमारे लिए क्या है? करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट है 32,000। मतलब कुछ ऐसे बच्चे सीखना ही नहीं चाहते ना, मतलब कुछ दिमाग में नहीं है कि जा रहे हैं तो हम कुछ सीख के आएंगे। मतलब एकदम ब्लैंक आके बैठे रहते हैं, कोई मतलब नहीं है, कभी इधर उधर देख रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ सो रहे हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो मेरी क्लास में सोते हैं। मतलब लिटरली आंख भी बंद हो जाती है यार, कैसे पता नहीं आप। और कुछ पूछ दो, मतलब वो बच्चे सो रहे हैं, जो बताता है रिस्पॉन्ड करता है तो समझ में आता है यार हम ही बोरिंग पढ़ा रहे हैं। बच्चा रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, पूछो तो बताता है और सो रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे पूछो तो पता नहीं, कॉपी पतली सी कॉपी बना के लेके आते हैं, टेस्ट कॉपी टाइप का। अकाउंट्स को वैसे बनाते हैं, बताओ। शुरू में बोला था कॉपी आप लोग एक मोटी कॉपी बनाओगे, रजिस्टर बनाओगे, उसमें फेयरली लिखोगे सारी चीजें। कैश एट बैंक। फिर दिया हुआ है कैपिटल। कैपिटल क्या है बच्चे हमारे लिए? लायबिलिटी है। तो पहला ये देखिए, मेरे को कैपिटल वाला आइटम अब मिल गया। कैपिटल कितने का है? 1,00,000 रुपीज का कैपिटल है। मतलब जो जो बच्चे पढ़ने वाले हो ना, आप लोग के लिए यार अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो बार बार नहीं आती।
सीरियसली पूरा कंपटीशन खत्म हो गया मालूम। बिफोर कोविड बहुत तगड़ा कंपटीशन होता था, मतलब हाफ हाफ मार्क्स में 5-5 बच्चे आ जाते थे, रैंकिंग वैसे लगती थी। और अब आते ही नहीं है, मार्क्स ही नहीं आ रहे, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, और पढ़ भी रहे तो उस क्रिएटिविटी नहीं बच गई है अब ऐसा। तो जो पढ़ने वाले हैं आप लोग के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, और जो नहीं पढ़ने वाला है उसका तो छोड़ ही दो, उनका तो अलग ही लेवल चल रहा है ना। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या है बच्चे हमारे लिए? परचेज रिटर्न होता है, तो अपन यहाँ पे उसको माइनस कर देंगे। रिटर्न आउटवर्ड कितने रुपए का है बच्चों? 1000 रुपीज का रिटर्न आउटवर्ड है, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये ओल्ड प्रोविजन है, या तो आप माइनस करके दिखाना या क्रेडिट साइड दिखाना। मैं वर्किंग नोट भी बना के दिखाऊंगा, इसको बाद में करेंगे। फिर दिया हुआ है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या है हमारे लिए बच्चे? लाइबिलिटी है, तो क्रेडिटर्स को यहाँ पे लिख देंगे आउटर कॉलम में कितने रुपए का है? 33,000 रुपीज का क्रेडिटर है, ये आ जाएगा। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, बिल्स पेबल कितने रुपए का है बच्चे? 7,700 का बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के बाद क्या दिया हुआ है? सेल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय सेल्स कितने रुपए का है? 1,28,000। उसके बाद दिया हुआ है जनरल रिजर्व। राघव, जनरल रिजर्व का क्या करेंगे बच्चे? सर ऐसे बोल रहे, सर जैसे कुछ बोलेगा अभी। हाँ सौरभ सर, ये गजब रिस्पॉन्स किया ना सर, है ना। जनरल रिजर्व, एसेट, लवांश, लाइबिलिटी, मेगा। जनरल रिजर्व को एसेट कैसे बोल दे रहे हो यार? जबकि मैं पहले भी 2 क्लास पहले भी बताया, रिजर्व मतलब होता है क्या कि प्रॉफिट को हम 2 पार्ट में अलग अलग करके रखते हैं। लॉस आपके लिए एसेट होता है, प्रॉफिट आपके लिए लायबिलिटी होती है, और प्रॉफिट का ही एक पार्ट हम बनाते हैं। हाँ समृद्धि, जनरल रिजर्व कहा जाएगा लायबिलिटी साइड। मुक्ति लायबिलिटी, सुहानी क्यों लायबिलिटी? प्रॉफिट का ही पार्ट है, प्रॉफिट ही है। जनरल रिजर्व क्या है? हम प्रॉफिट में से ही तो कुछ पैसे को अलग करके रखते हैं। जनरल रिजर्व हमारे लिए क्या है बच्चे? प्रॉफिट है। अब जनरल रिजर्व को आप कैपिटल के ही नीचे, कैपिटल के ही मेन हेडिंग जो होता है उसमें भी लिख सकते हो। ये आ जाएगा आपका यहाँ पे जनरल रिजर्व। इनर कॉलम में इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम इस साल जनरल रिजर्व और बनाएंगे। जनरल रिजर्व एक तरीके का प्रॉफिट ही है ना, अगर कल को कुछ मिस हैपनिंग नहीं होगी तब ये रिजर्व किसको मिल जाएगा? ओनर को ही मिलेगा, प्रॉफिट ही। अगर आप इसके अंदर जाके देखोगे तो क्या है जनरल रिजर्व? प्रॉफिट का एक पार्ट है जो डिस्ट्रीब्यूट हम नहीं कर रहे। याद आया? मेगा बताया था ऐसा कुछ। एसेट मत बोल देना गलती से रिजर्व को, कभी भी रिजर्व को और प्रोविजंस को। समझ में आ रहा है? तो मैंने ये पूरे के पूरे ट्रायल बैलेंस की चीजों को पोस्टिंग कर दिया, जो जहां भी पोस्ट होना था वहां वहां हो गया, एक्सेप्ट मैंने एक ओल्ड प्रोविजन छोड़ा हुआ है। ओल्ड प्रोविजन के लिए मैं वर्किंग नोट बना देता हूं यहाँ पे, बाकी आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड जो करेंगे उसको भी बताऊंगा। ओल्ड प्रोविजन क्या होगा? जब भी ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो आप उसका अकाउंट ओपन करोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किस तरफ जाता है? लायबिलिटी साइड जाता है, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस किधर होगा उसका? क्रेडिट साइड होगा 2,000 रुपए से। अब इसको मैं करूंगा बाद में एकदम लास्ट में, ठीक है। पहले एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे एंड देन फिर कॉन्सेप्चुअली करेंगे कि क्या होता है। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। अब सब लिखना बंद करिए, जो जो लिख रहा है अब सारा एडजस्टमेंट पहले मेरे को करने दो, फिर आप लोग करना। ऐसा कोई बच्चा जो पहले से क्वेश्चन 12 कर के बैठा हुआ है? किसी का भी हुआ है क्वेश्चन नंबर 12? आंसर आया है? आ गया आंसर भी, ठीक है। चलिए, पहला दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का क्या क्या करेंगे बच्चे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा पहला इंपैक्ट। जिसको नहीं आता आप लोग रट्टा लगा लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक हर बार एग्जाम में आएगा ये। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के
क्रेडिट साइड आएगा और दूसरा कहा जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए से जाएगा बच्चे? 40,000 रुपीज से ये जाएगा। यहाँ पे जितने भी एडजस्टमेंट है उसके डबल इम्पैक्ट होगा। समझ आ रहा है मैडम? जितने भी एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट है उसका कितना इम्पैक्ट होगा? डबल इम्पैक्ट होगा। फिर बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट is to be maintained at 5% on sundry debtor। क्या क्या फर्दर बैड डेट हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो आप 5% प्रोविजन बना लीजिए इसी का, या एक काम करते हैं अपन प्रोविजन और बैड डेट का जो भी है लास्ट में एक साथ करें ताकि सारा लिंक एक साथ समझेंगे। उसको एक बार हटा देते हैं। थर्ड पॉइंट, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बोथ फर्नीचर एंड मशीनरी 10%। किसमें किसमें डेप्रिसिएशन लगेगा? फर्नीचर पे और मशीन पे। तो फर्नीचर के ऊपर कितना लग जाएगा बच्चे डेप्रिसिएशन? 10%। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन। राधिका कितना आएगा डेप्रिसिएशन फर्नीचर का? एट द रेट 10% कितना आ जाएगा? 1,000 रुपीज। तो पहला इंपैक्ट तो ये यहाँ पे आ गया। सेकेंड इंपैक्ट क्या होगा बच्चे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस साइड जाएगा टू डेप्रिसिएशन। फर्नीचर के ऊपर कितना लगा है? 1,000 रुपीज। और किसके ऊपर लगेगा? मशीनरी के ऊपर लगेगा। तो मशीनरी का कर लेंगे जब निकाल लेंगे। मशीन के ऊपर कितना लगेगा राधिका डेप्रिसिएशन? एट द रेट 10% लगेगा तो 5,000। 5,000 जतिन, 5,000 वंशिका, 5,000। हाँ जी 5,000। अब मैं इतने इतने बार पूछ रहा हूं तो लोगों को लग रहा है कुछ तो है जो सर पूछ रहे। अभी भी हैंड रेस कर रहे हैं। आप ही को पता होगा कुछ चीजें रहती है मालूम, याद रह जाता है फिर कि बच्चे ऐसा भी रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ सौरभ क्या बोल रहा है? हैंड रेस कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? 3,500 अब है क्यों? वो बता रहा है क्यों अभी। हाँ अबे बताओ। हाँ उतने महीने का लगेगा तो कितना हो जाएगा? 3,500। इसमें देखिए इसमें आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बच्चे। वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं ना अभी। वर्किंग नोट नंबर 2, अच्छा वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ, बातें नहीं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। इसमें ध्यान देना, अच्छा पॉइंट है, इस टाइप का आता है अच्छे स्कूलों में। पॉइंट नोट किए जो मैं बोला, अच्छे स्कूल में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स पे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे ध्यान देना, ऐसे लाइन आप लोग बना के मत आना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। सब सामने ध्यान देंगे, लिखना नहीं कोई भी। अकाउंटिंग ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। क्वेश्चन बोल रहा है जब ट्रायल बैलेंस बना, ट्रायल बैलेंस कब बन रहा है? साल के एंड में। तो हमारे पास मशीनरी कितने की थी बच्चे? यहाँ पे हमारे पास मशीन थी 50,000 रुपए की साल के एंड में। क्योंकि अभी अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तब अपन मान के क्या चलते हैं कि मशीन की ओपनिंग वैल्यू भी कितनी है? 50,000, और 50,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन आप लोग लगा देते। बट इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है, इसमें एक मशीन ऐसी है, मशीन कॉस्टिंग 20,000 वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2022। मतलब इसमें एक मशीन ऐसी है जिसको हमने कब परचेज किया? 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2022 को एक मशीन है, वो कितने की परचेज हुई है? 20,000 की। तो साल की स्टार्टिंग वाली मशीन कितने की होगी? 30,000। इसी तरीके से तो 50,000 आया ये, समझ में आया? और इसमें और एक ट्विस्ट आ सकता है कि क्वेश्चन बोलेगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर 50,000 की मशीन है, नीचे एडजस्टमेंट में बोलेगा डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, और उसके नेक्स्ट लाइन में या 3-4 लाइन के बाद बोल सकता है अ मशीन परचेज ऑफ ₹20,000 on 1 January 2022 which was not recorded in the books of account।
मतलब वो 50,000 में इंक्लूडेड ही नहीं है। मतलब हमारे पास मशीन कितने की होगी फिर 70,000। लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करना। यहाँ पे जो मशीन है 20,000 की, बताइए वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड है कि नहीं है? रिकॉर्डेड है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा। मतलब हमारी स्टार्टिंग मशीन कितने की होगी 30,000 की। मैंने 1 जनवरी 2022 में 20,000 की और परचेज किया, सो डेट की एंड की वैल्यू कितनी हो गई 50,000। अब इसमें डेप्रिसिएशन लगाना है, तो पहले 30,000 के ऊपर कितना लगेगा बच्चे 10% लगेगा, कितना हो जाएगा 3,000। और दूसरा 20,000 के ऊपर 10% लगेगा, कितने मंथ के लिए 3 मंथ के लिए, तो कितना आएगा ये 500। पक्का इतना ही आ रहा है। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा बच्चे, स्टार लगाइए इस पॉइंट को, मशीनरी परचेज और थर्ड पॉइंट पे। अच्छा पॉइंट है, नया पॉइंट है, स्कूल में बताया कि आते हैं एग्जाम्स में, समझ में आ रहा है। तो डेप्रिसिएशन मशीन के ऊपर लगा 3,500 रुपए का, तो यहां से माइनस होगा 3,500 रुपीज, और डेप्रिसिएशन मशीन में जाके ऐड हो जाएगा 3,500 डेप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा पॉइंट मिला था ये। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगेगा। कैपिटल कितने का था मेरा 1,00,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, प्लस की माइनस, माइनस होगा, तो यहां पे माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना एट द रेट 5 की 10 5%, तो 1,00,000 का 5% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5,000। उसका वही यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद ऐसा लिखा नहीं है, उसको देखते हैं, बताता हूँ क्यों नहीं होगा उसका क्या। ड्राइंग के बाद का लेके करना है कि पहले का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है कि इनकम है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है कि ड्राइंग में कंफ्यूज हो रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस साइड जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने रुपए से 5,000। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है फायर अकर ऑन 20 मार्च 2022 and the stock of the valued of 7,000 were destroyed। जैसे ये स्टॉक आपका डिस्ट्रॉय हुआ, मतलब क्या है ये एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस है तो किस तरफ दिखाओगे इसको, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय लॉस बाय फायर। किस वजह से दिखाया मैंने क्रेडिट साइड इसको, सिर्फ डिटेल के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए कि भाई मैंने ये ओपनिंग स्टॉक और परचेज का क्या किया। और एक्चुअल में ये क्या है मेरे लिए, लॉस है, एक्सपेंस है, तो किस तरफ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। कितने का है 7 ही तो है यार, किस तरफ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड जाएगा, यहां पे टू लॉस बाय फायर, कितने रुपए से जाएगा 7,000 से। बट उसके नेक्स्ट लाइन पे ही लिख दिया इट वॉज फुली इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल। इंश्योरेंस हमारा क्या था, गुड्स ये इंश्योर्ड था, और इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम क्या कर लेती है, एडमिट कर लेती है। बताइए लॉस कितने का हुआ, तो मेरे को कुछ लॉस नहीं हुआ, इसीलिए ये लॉस को मैं यहां से कम कर दूंगा, माइनस इंश्योरेंस क्लेम, कितने रुपए से माइनस कर दूंगा 7,000 से, और बाहर चल देगा नील। या तो कुछ मत लिख के आना, बहुत से टीचर आपको बोलेंगे कि इस चीज को लिख के ही मत आओ, जबकि लिख के प्रेजेंटेशन दे के जरूर आना चाहिए कि मेरे को लॉस दिखाना चाहिए 60,000 और इंश्योरेंस कंपनी से माइनस कर दो। और इसका दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, अब क्या है मेरे लिए, वो एसेट है, क्या नाम से जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी 7,000, मुझे इंश्योरेंस कंपनी से 7,000 मिलेगा। ये कुछ समझ आया क्रिश, पक्का? इंश्योरेंस कंपनी वाला समझ में आया। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी कैरीड टू जनरल रिजर्व, ये एकदम लास्ट में होगा। अब बच गया मेरा प्रोविजन वाला पॉइंट बस, ठीक है।
प्रोविजन के पॉइंट के लिए क्या बोल रहा है, पहले एग्जाम ओरिएंटेड देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बैड डेट दिया हुआ है, मैंने बैड डेट को लिख दिया। फिर नीचे देखिए क्या क्या फर्दर बैड डेट है। फर्दर बैड डेट होता तो करते क्या अपन, इस बैड डेट में प्लस होता और दूसरा क्या होता, डेटर में से माइनस होता। बट क्वेश्चन फर्दर बैड डेट वाला है ही नहीं, तब उसको हटा देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि न्यू प्रोविजन कितने का बनाना है, 5% का। तो डेटर का 5% हम बना लेते हैं प्रोविजन यहाँ पे, तो माइनस कर दूंगा, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना परसेंट है बच्चे, 5%। तो 40,000 का 5% कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए। प्रिंस, इसका सेकेंड इंपैक्ट क्या होगा बच्चे, मैंने यहां से ये 2,000 माइनस कर दिया, और दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, कहां पे ऐड होगा, मैं न्यू प्रोविजन की बात कर रहा हूं, तुम ओल्ड प्रोविजन बोल रहे हो। यहाँ पे क्या क्या होगा, ये बैड डेट में प्लस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना रुपए, 2,000 रुपीज। और जो ओल्ड प्रोविजन है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस ओल्ड प्रोविजन। कितने रुपए का है ओल्ड प्रोविजन, 2,000 का। इसको यहां से माइनस कर देना या क्रेडिट साइड लिख देना। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा बच्चे, ये 1,500। मैंने जो न्यू प्रोविजन बना था उसका डबल इंपैक्ट कर दिया, पहला डेटर से माइनस किया, दूसरा बैड डेट में प्लस कर दिया। और जो ओल्ड प्रोविजन था उसका सिंगल इंपैक्ट होगा, उसका मैंने वहां पे लिख दिया। समझ में आया। किसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल ऐड होगा यहाँ पे। माइनस कौन बोला था, अभय, अभय बोलेगा आप ही तो बोले थे सर, हम भूल जाते हो, ऐसे भी हो तो डायरेक्ट बोलेगा सर आप ही तो बोले थे अभी। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने माइनस लिखवा दिया था, एक्सेप्टेड कि मैंने गलती कर दिया था वहां पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलना चाहिए, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है बच्चे, एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब ये पैसा किसको मिलेगा, ओनर को मिलेगा। तो ओनर का नाम क्या, किस नाम से रिकॉर्डेड होता है, कैपिटल का। तो एंट्री क्या पास हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, इसलिए वो कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। समझ में आया, कैपिटल से माइनस नहीं होगा, क्या क्या होगा, कैपिटल में ऐड होगा। अब अपन निकाल लेते हैं एक बार ग्रॉस प्रॉफिट, फिर जो टेक्निकली अपने को प्रोविजन वाला समझना है उसको भी समझ लेंगे। इसको आउटर कॉलम में देखते हैं, जो बच गया कितना जाएगा यहाँ पे, 89,000। सेल तरफ कितना जाएगा, 1,26,000 रुपीज, बस इतना ही है। और कुछ, डेबिट साइड हैवी दिख रहा है कि क्रेडिट साइड, डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड कितना आएगा, क्रेडिट साइड 4 2 6 1 7, 1,73,000 क्रेडिट साइड आ गया। और डेबिट साइड कितना है बच्चे, 3 0 आ गए इधर, 9 और 2 11, 11 और 5 15, 15 5 20, 2 कैरी, 8 2 10 और 2 12। तो कितना बच जाएगा ये, 53,000। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 53। ये कहीं गलती है क्या, 5 9 2 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा 21। तो ये कितना आ गया, 52। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बच्चों, 2, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 52,000। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा पूर्वी, अब किसके क्रेडिट, यहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना रुपए आ जाएगा, 52,000। अब इसको अपने को आउटर कॉलम पे लिखना है, जो बच गया
3 4 4,500 कुछ और बचा क्या? बस हैवी किधर दिख रहा है? क्रेडिट साइड ही हैवी दिख रहा है, तो इधर टोटल कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 52। इधर भी कितना आ जाएगा? 52। तो 52,000 माइनस 5 और 5 10 और 2 12, कैरी 1, 5 1 6 7 8 9 10 10 और 4 14 और 5 15। कितना आ रहा है बच्चे ये? 11 में से 5 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3। कितना आ रहा है यहाँ पे? 36,800। फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? 1,500 ऑफिस एक्सपेंस कितना होगा? 19 होगा। कितना होगा पक्का? 5 5 10 और 2 12, कैरी 1, 5 1 6 7 8 9 10 10 और 4 14 और 5 14 और 5 तुम लोग यार बताते नहीं, गलत मेरे ऊपर करवा देते हो। 11 में से 9 गया तो 2, 32,800। मैंने जनरल रिजर्व वाला पॉइंट छोड़ा हुआ है। जनरल रिजर्व का क्या करेंगे बच्चे? जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है समझिए। यहाँ पे फिर से एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको। इसमें भी वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। हाँ भाई, जनरल रिजर्व का क्या मतलब होता है? जनरल रिजर्व लिखना बंद करिए। जनरल रिजर्व क्या होता है कि मेरे को नेट प्रॉफिट कितना है बच्चे? यहाँ पे अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, नेट प्रॉफिट कितना आया है? 32,800। समझना इसका क्या मतलब हो रहा है। जैसे इस नेट प्रॉफिट को मैं बांटने जा रहा हूं, किसको? ओनर को कैपिटल में ऐड करने जा रहा हूं, इतने में एक समझदार आदमी आता है हमारे बिजनेस में और बोलता है भाई साहब ये पूरा का पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट मत करो, कि कल को अगर कोई बिजनेस में मिस हैपनिंग हो जाती है या कुछ पैसे की अर्जेंसी जरूरत होती है या आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा, तब उसके लिए आप क्या बना? उसका रिजर्व बना के रखो। और हर लोगों को रिजर्व बना के रखना चाहिए। आप लोग रिजर्व के बारे में अच्छे से समझना है, प्रैक्टिकली समझना है, तो घर में जाके अपनी मम्मी से पूछो कि रिजर्व होता क्या है। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बहुत एक्सपर्ट होते हैं रिजर्व बनाने में। और पता है मतलब रिजर्व बना बना के छुपा छुपा के रखते हैं पैसा। लिटरली मतलब पता नहीं होता घर के मेंबर को कि इतना पैसा हमारे घर पे रखा हुआ है। और काहे के लिए रखते हैं पता है? सेविंग का किस लिए करते हैं पता है? उनका मेन पर्पस, हाँ, अचानक से कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाए, वो तो उतने दूर का भी नहीं सोचते। उनका एक मेन पर्पस होता है रिजर्व बनाने का बच्चों की पढ़ाई के लिए। कोई भी पेरेंट्स से पूछ के देख लेना वो लोग कितना वो इस चीज को करते हैं। जिनके पास पैसा है वो भी रिजर्व बना के रखते हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि उनका बच्चा कोई बहुत बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज या कहीं बाहर जाए, कल को उसको कुछ काम पड़े तो हम अपने पास पैसा सेव करके रखे। पहला फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है बच्चों की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स रिजर्व बना के रखते हैं, और सेकंड मेन प्रायोरिटी रहता है बच्चों के शादी के लिए इंडिया। और कुछ गलत नहीं है, वो सारे पेरेंट्स आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, और उसका जो मेन रीजन है पढ़ाई के लिए। और आप लोग यहाँ आके देख लीजिए कि पढ़ाई के लिए क्या कर रहे हैं बच्चे उस पैसे का। कुछ बच्चे सो रहे क्लास में। किसको देख रहे हो वेदांत तुम? कुछ बच्चे को नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है मतलब कसम खा के आते हैं कि यार हम पढ़ाई नहीं करेंगे। पेरेंट्स सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, शॉप जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर पे अगर मदर काम कर रही नहीं है, हाउस वाइफ है, तब वो पैसे को बचा बचा के रखती है कि बच्चे की पढ़ाई के लिए हमें इस पैसे को यूटिलाइज करना है। और सबके घर पे होता होगा ऐसी चीजें। ऐसा कोई सिंगल घर नहीं होगा जहां पे इस टाइप की चीजें हो रही नहीं होगी। भले आप लोग जितनी बड़ी फैमिली से आ रहे हो या जितने छोटे फैमिली से हो, फाइनेंशियली बात कर रहा हूं उसके लिए। और जब फीस आती है ना हमारे पास,
तो हमें लिटरली लगता है कि यार कितनी हार्ड अर्निंग मनी है जो पेरेंट्स हमें पे कर रहे हैं, और ये भरोसा करके कि हमारे बच्चे यहाँ पे जाके पढ़ाई कर रहे हैं। बट यहाँ पढ़ाई चलो कोचिंग में आके तो बच्चा फिर भी थोड़ा मोड़ा पढ़ लेता है, स्कूल में क्या कर रहे हैं वो लोग, पढ़ाई छोड़ के सब कुछ कर रहे हो, एनईपीएस स्पेशली, है ना। पढ़ाई छोड़ के सब हो रहा होगा ना वहां पे, सारी मस्त, ये देखो मतलब बस पढ़ाई नहीं हो रही है, बाकी सब मस्ती चल रहा होगा। पढ़ाई भी होती है, जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है, बट जो जिनको नहीं पढ़ना वो पढ़ेंगे ही नहीं। और मेरी क्लास में भी ऐसा है, जो इस साल बच्चे आए 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ना मतलब नहीं पढ़ना सर, आप जितना बोल लो, हमें बोल लो, डांट लो, समझा लो, पेरेंट्स को बोल लो, जिसको जो बोलना है बोल लो, हमें नहीं पढ़ना मतलब नहीं पढ़ना। और एक आध दो पर्सनली आप लोग मत लीजिए, तुम्हारे जैसे एक आध दो लोग और है बाजू में जिसको मैं बोलना चाह रहा हूँ, और वो समझ भी रहे सब किसको किसको बोल रहे हैं। सिल्की को मत देखो यार, 19 मार्क्स आए उसका 20 में 19 आए ना। हाँ सिल्की कितना है, 19 आए 20 में। और ये है तुम लोग को देखना, जो पढ़ना पढ़ती है ऐसा नहीं, वहां के डाउट्स भी पूछती है, क्लियर भी करती है, और भले वो कैसा भी है बट एग्जाम ओरिएंटेड लास्ट में पढ़ के मार्क्स ले आएगी। बट उस टाइप की भी पढ़ाई कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं है बच्चे, आप लोग को पूरा थ्रू आउट द ईयर पढ़ना चाहिए, स्पेशली जो नया सब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट वाला है वो वाला। रिजर्व, जनरल रिजर्व पे आइए। जो कंपनी नेट प्रॉफिट होता है उसको ना बांट के कंपनी क्या करती है, इसका कुछ जनरल रिजर्व बना लेगी कि कल को कुछ हो तो हमारे पास रिजर्व रहेगा। तो कंपनी ने ये नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट बना लिया जनरल रिजर्व, 32,800 का कितना बनाएगी, 10%। तो कितना जनरल रिजर्व बन गया, 3280। इस चीज की इंपॉर्टेंस आप लोग भी समझो यार, ये तो मैं यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हूं, बट प्रैक्टिकली आप लोग भी देखते होगे यहाँ पे। और मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे जो भी आप खर्चा करते हो ना, स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल में फीस पे करना, ट्यूशन की फीस पे करना, बुक्स वगैरह खरीदना, इस टाइप के खर्चे आप खुद किया करो, कैश लेके दिया करो पेरेंट्स से। जब कोचिंग की फीस देना है तो खुद आके दो, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स के हाथ भिजवा रहे हो। कॉमर्स स्टूडेंट हो गए और क्लास 11th में पहुंच गए, स्कूल की फीस पे करना है तो आप खुद पे करो, तो पता चलेगा। जब कैश जाएगा ना हाथों से, जब आप लोग खुद दोगे तो और पता चलेगा इंपॉर्टेंस। जनरल रिजर्व, अब देखिए यहां पे मेरे पास प्रॉफिट स्पेस नहीं है थोड़ा सा, तब मैं इसको थोड़ा इस तरफ करके लिख रहा हूं। अब क्या हुआ, जनरल रिजर्व क्या है मेरे लिए, फिर एक तरीके से खर्चा, लाइबिलिटी हो तो ठीक है, बट यहां से तो मुझे कम करना पड़ेगा ना। कितना था मेरे पास, 32,800, इसको ट्रांसफर कहाँ करता मैं, नेट प्रॉफिट में। बट इसको अब दो दो पार्ट में करना पड़ेगा मुझे, 3280 का क्या बनाना पड़ेगा, जनरल रिजर्व। और जो बच गया कितना रुपए, 29,520, ये क्या है मेरा नेट प्रॉफिट। इस चीज को आप लोग इनर कॉलम में ऐसे लिखोगे, नेट जनरल रिजर्व 3280 आउटर कॉलम में, उसके बाद क्या लिखोगे, टू नेट प्रॉफिट 29,520, ऐसे टू करके दोनों को लिखना है। अब जनरल रिजर्व का दूसरा इंपैक्ट क्या होगा बच्चे, इस जनरल रिजर्व में ऐड हो जाएगा फर्दर जनरल रिजर्व, या न्यू जनरल रिजर्व कितने का बनाया हमने, 3280। समझ में आया क्या कर रहे हैं। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड, 1 लाख माइनस 10,000 प्लस 5,000 कितना होगा, 95। इधर कितना हो जाएगा, 23,280। हाँ जी, नेट प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ है, इसमें नेट प्रॉफिट भी ऐड कर देते हैं। कितना ऐड होगा नेट प्रॉफिट, 1 लाख कौन बोला, अच्छा नेट प्रॉफिट कितना है बच्चे, 29,520। तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो, 1,27,800, ये यहाँ पे जाएगा। और कितना जाएगा, तो
800 तो आ ही नहीं। मीनल को बड़ा रहता है, अगर इस तरफ गलत बोलती है तो कोई बात नहीं, उधर गलत बोलती है तो कोई बात नहीं। बात कब होती है तो इतना ब्लंडर दे रहे हो, बोलते हैं कोई कोई बात नहीं। कितना आएगा? 124 5 5। उसका पास यही जवाब रहता है 124 520। फिर क्या होगा? 50,000 माइनस 3500 कितना होगा? 46 500 इतना ही होगा कि नहीं? 40 और 10,000 माइनस 1,000 9,000 40,000 माइनस 2,000 38,000। अब बैलेंस शीट को टोटल करने में सबसे मजा आता है मालूम, जब एक एक बैलेंस वो टैली होती है ना। इसको करना मेरे साथ अब आप लोग। 0, फिर सेकंड में आएगा 2, फिर आ जाएगा 2 क्यूब, 2 प्लस 8 कितना होगा? 10, कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 7 15, कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 7 18, कैरी 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8 और 1 188,500। और आप लोग सॉल्यूशन देखते हो, सॉल्यूशन मत देखना, पहले पहले बैलेंस शीट एसेट साइड टोटल करते हैं, देन फिर अपन देखेंगे आंसर मिसमैच हो रहा है कि एसेट और लायबिलिटी साइड दोनों अलग अलग आ रहा है। यहां पे देखते हैं क्या है। 500 दिख रहा है सीधा 500, फिर आ जाएगा 9 6 15 15 और 8 15 प्लस 8 15 प्लस 8 23 23 प्लस 7 30 30 प्लस 6 36 36 प्लस 2 38 38 प्लस 7 45। मतलब गलत आ रहा है एक तरफ। 45 4 कैरी हो गया, 4 और 4 8 8 3 11 11 11 और 3 14 14 और 4 18 185,500। अब आप लोग बुक से देखो, जबकि बुक में तो आपको जब एनुअल एग्जाम दोगे तो दिखेगा नहीं। अब आप लोग यहाँ पे चेक कर रहे हो तो पता चल जा रहा है मिस्टेक कहाँ पे है, लायबिलिटी साइड। वो भी टोटलिंग मिस्टेक है कि वो है? 8 2 10, कैरी 1 5 2 7 8 8 7 15, कैरी 1 4 1 5 5 3 8 8 3 11 11 और 7 18 ही आ रहा है। यहां पे कोई गलती है? 124 520 पे कितना आ रहा है? ये 1 29 29 और 5 29 और 5 34 34 माइनस 10 24 ठीक है। 8 2 10। हाँ, अगर वो लेते तब तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट भी गलत आता। अगर मैं उसको चेंज करूंगा तब गलत क्या आएगा? नेट प्रॉफिट भी गलत आ जाएगा। ये ऐसे ही है क्योंकि ड्राइंग माइनस करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग रहा है। 8 2 10 कैलकुलेशन ही मिस्टेक है। 5 2 7 1 8 1 सेकेंड 8 और 7 15, कैरी 1 4 1 5 3 8 8 और 3 11 और 7 18। हाँ बोलो क्या मिस्टेक है? सर क्रेडिटेड 30,000 होगा, क्रेडिट 30,000 और उससे दोनों तरफ बैलेंस आ जा रहा है। ये तो ना इस बुक को उठा के फेंक दो, ये दूसरा एरर फिर है। मतलब टीचर सर पकड़ के बैठ जाएगा ऐसे में, तो फिर से इसमें डेबिट और क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट टोटल करके देखिए सेम नहीं आ रहा होगा। देखो इसीलिए मैं, आप लोग एक चीज ध्यान देना, बातें नहीं, मैंने यहाँ पे 3 बार बोला कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। क्यों? क्योंकि मैंने हर एक चीज का डबल पोस्ट किया है, वहां पे कोई गलती नहीं हुई है, ट्रांसफर में गलती नहीं हुई है। मतलब गलती कहाँ हो रही होगी? कैलकुलेशन, या जहां पे 3,000 है वहां मैंने 30,000 लिख दिया, या अमाउंट को मैंने गलत लिख दिया, या तो वहां मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली तो हमने कोई गलती नहीं की ना। और यहाँ पे देखिए क्रेडिटर को फिर से कितना आ गया, बुक में बताया जा रहा है 30,000 रुपीज। मतलब ये न्यू एडिशन में
इस चैप्टर में सेकंड मिस्टेक दिख गई है। और किस में था? एक क्वेश्चन और था ना, और कोई भी मेल नहीं किया होगा इसको। किसी ने किया है मेल इस चीज का? किए हो? हाँ, एक बार दोबारा फिर से करना। खाली खाली बैठे रहते हो इसी टाइप की चीज कर लो। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाने से बेटर तो यही है। और कौन सा क्वेश्चन में था? क्वेश्चन थर्ड में मशीनरी और नेट प्रॉफिट पे गलत है ना। क्रेडिटर्स को सब कोई करिए 30,000 बुक के अंदर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 385,500। इसीलिए सबके पास हर एक बैच में एक पुराना एडिशन की बुक होगी तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पुराने एडिशन वाले बैठे तभी हम ये हो गए, नहीं तो अभी आधा घंटा लग जाता कि मैच क्यों नहीं हो रहा। सीधे बैठो, मिलो तो। हाँ जी, चलिए अब आते हैं प्रोविजन। क्या बोल रहे हो? नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एग्जाम ओरिएंटेड समझ में आया? बातें बंद करिए। एग्जाम ओरिएंटेड ओल्ड बैड डेट कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्दर बैड डेट कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। दूसरा इंपैक्ट डेटर में से माइनस, और जो बैलेंस आएगा उसका क्या बनाओगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब डेटर में से माइनस और दूसरा उस बैड डेट में प्लस हो जाएगा न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और ओल्ड बैड डेट का क्या, और ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या करेंगे? उसमें से माइनस कर दोगे, और अमाउंट अगर ज्यादा हुआ माइनस वाला तो किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड लिख के उसको सेट ऑफ कर दे। बट टेक्निकली आपको यहां से पढ़ना चाहिए कि देखिए हो क्या। ओल्ड प्रोविजन कितने का है बच्चे? 2000। मतलब मैंने पिछले साल एक गुल्लक बना के रखा था इस पिगी बैंक में। कितना रुपए था पिछले साल? 2000 रुपए मैंने सेव करके रखा हुआ। किस चीज का? कि फ्यूचर में अगर बैड डेट हो जाएगा तो मैं यहां से यूज कर लूंगा। बैड डेट कितने का हो गया बच्चे? कितने का हो गया? 1500 रुपए का बैड डेट हो गया। तो यहां पे मैंने 1500 रुपए इस पिगी बैंक से यूज कर लिया। बताइए क्या 1500 रुपए यहां लिखना चाहिए था क्या? क्यों? क्योंकि वो पहले से ही रिकॉर्ड हो चुका है लास्ट ईयर। इस साल दोबारा लिखने की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन कितना करके रखना है? टू बैलेंस कैरिड डाउन 5% ऑफ डेटर। और डेटर्स कितने का है बच्चे? 40,000 का डेटर। इसका 5% आपको मेंटेन कितना करना है? 2000। समझना हो क्या रहा है? मेरे पास 2000 पहले से था, मैंने 1500 रुपए यूज कर लिया इस बैंक से, तो बचा कितना मेरे पास? 500 रुपए। क्वेश्चन बोल रहा है 2000 मेंटेन करके रखना है। बताइए इस गुल्लक में मैं कितना रुपए और डालूंगा? 1500 रुपए। वो 1500 रुपए कहां से आएगा बच्चे? 1500 रुपए कहां से लेके आऊंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अलग करूंगा तो यहां पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यही 1500 रुपए देखिए यहां पे आ रहा है। ये रहा वो 1500 रुपए। ये चीज जानी चाहिए आपकी डायरेक्ट फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 2। बट आप लोग को नलायक टाइप ऐसा पढ़ाया जाता है, गलत सलत पढ़ाते हैं, और बच्चे भी बोलते हैं हाँ सर समझ में आ रहा है। इस तरीके से तो पढ़ाना बिल्कुल सही नहीं। बट हम क्या करें, हमारी भी लिमिटेशन है कि हमें वही पढ़ाना पड़ेगा जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज आपको ये जो करके बता रहे हैं ना टेक्निकली सही है ही नहीं। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट अलग बनाना चाहिए। समझ में आया? आज मेरा टारगेट था कि मैं आप लोग को इसका पूरा नोट्स बनवाऊंगा, 12-15 एडजस्टमेंट है उसका, बट उसको मैं आज नहीं करवाया हूं, अगली क्लास में कराऊंगा। अभी अभी इसको नोट डाउन करिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चैप्टर में, अपन आराम आराम से कर रहे हैं। मेरा एक रेक्टिफिकेशन बाकी है, और क्या बाकी है? जीएसटी बाकी है बस।
आपको इस चैप्टर में कमांड बननी चाहिए, तब जाके आपका स्ट्रांग होगा क्लास 12। नोट डाउन करिए इसको। और जो बना लिए हैं आप लोग 13 कौन सा बनाया मैंने अभी, 12, आप लोग आगे के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। नहीं ट्राई करना तो चुपचाप बैठे रहना, बातें बस मत करना। वो हो गया, वो मैं इसके साथ पढ़ा दिया था, अब सिर्फ बुक की लैंग्वेज से पढ़ाना है। अदरवाइज जो मैं लास्ट क्लास में जो तुम लोग को प्रोविजन और रिजर्व बताया था ना, वो वही चीज है, उसको मैं अगली बता दूंगा थ्योरेटिकली बुक से। क्या क्या बोलते हो जोर से? हाँ ठीक है, करा दूंगा। 15 मिनट लगेगा उसको कराने में। मैंने कॉन्सेप्चुअली आप लोग को करा चुका हूँ प्रोविजन एंड रिजर्व वाला चैप्टर जो है। 15-20 मिनट और लगेगा बुक की लैंग्वेज से पढ़ाने में, उसको भी पढ़ा दूंगा। प्लीज बातें नहीं करिए बच्चे। प्री एनुअल का एनईपीएस सिलेबस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों। मतलब मुझे सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक पढ़ाना है आप लोग को इसके बाद, और प्रोविजन एंड रिजर्व। तुम इतना छुट्टी क्यों मार रहे थे भाई अभी बीच में? कितनी क्लास छुट्टी की? और 3 क्लास नहीं अटेंड किया? रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेना उसकी। तो फिर कर देना वैसे। ये संभव भी बहुत नहीं आ रहा था बीच में, कैसे संभव? हाँ तो क्यों नहीं आ रहे थे क्लास? घर ही में था बोलता है। हाँ कोई डर वर नहीं है, कुछ नहीं है सर। एनईपीएस में आज फैक्ट्री लेके गए तो तबीयत खराब हो गई तुम लोग की, पता नहीं क्लास नहीं आएंगे बोलते। कौन सा फैक्ट्री लेके गए थे? सीएसएबी पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट जो ये सीएसएबी चौक के पास है, उसी में लेके गए। एक बच्चे का वहां पे पैदल चल चल के तबीयत खराब हो गई। सेकेंड बैच फर्स्ट बैच जो भी है, वैसा फीडबैक आता है कि सर क्लास नहीं आएंगे। छोड़ो ना यार। हाँ बातें नहीं उधर। इधर कौन एब्सेंट है? अनन्या। इधर रुद्र क्यों नहीं आ रहा है? हाँ बोलते बोलते चुप हो गए थे। पता तो तुम लोग को सब रहता है। और कौन नहीं आया है इधर? ये 3 नालायक कौन कौन थे? आदेश, गोलू, उधर बैठते थे आदेश, फरहान और अभय, 3। और तुम पीछे बैठते थे। कितने लोग बैठते? 2 ही लोग बैठते थे। इधर हिमांशु, हिमांशु भाई साहब ऑनलाइन रहता है। ग्रेट। ये मूवी कब आई थी क्रिश? जो मूवी आई थी, ईयर कौन सा हुआ था? हाँ क्रिश तुम ही बताओ। मतलब इतना नाम फेमस हो गया क्रिश, या आई थिंक तो तुम लोग का बर्थ उसी समय हुआ होगा जिस समय मूवी आई थी, उसके बाद ही से तो नाम फेमस हुआ ना, ये कि पहले भी था? कृष्णा था।
कृष्णा का कृष कर दिए। हाँ 2007 में। हाँ 2007 में आया था। और तुम लोग का डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईयर क्या है क्रिश? 2006, मतलब मूवी उस समय से उसका चालू हो गया होगा प्रमोशन वगैरह। हाँ क्योंकि दो मतलब काफी बच्चे क्रिश नाम से ना, मतलब दो तीन तो इसी बैच में हो गए, मतलब फर्स्ट और सेकंड मिला के। इधर कौन एब्सेंट है? मुक्ति कौन बैठता था बाजू? वंशिका। मीनल हो गया तुम्हारा? तुम भी बहुत बात करती हो यार सही में। क्लास के बाहर बताया करो जरूरी बात। तुम्हारी तो हर बात जरूरी रहती है मालूम। ये मीनल ना पूरी वो है, मतलब सब तरफ का खबर रखना है, फिर खबर को देना है। अच्छी बात ही बोल रहा हूँ मैं ये क्वालिटी वाली बात है। हाँ और कौन एब्सेंट है? भूमिका उधर है ना। प्रिंस बीच बीच में एक्टिव हो जाता है, सोते रहता है फिर बीच में एक्टिव हो जाता है। तुम तो चुप ही रहो आदेश। लिख लिए यहाँ तक नेट प्रॉफिट तक? अरे आज क्या पढ़ना है उसमें तुम लोगों को? इको में अच्छा हाँ। हाँ बोलो। बातें नहीं करिए। तुम भी बहुत बात करते हो मालूम मृदुल। राइटिंग सुधार लिया करो इतना। मैं भी बीच बीच में वो हो जाता हूँ मालूम, चिल्लाते रहता हूँ और फिर सीधे बैठो। हाँ जी बोलिए। हम्म। ओल्ड प्रोविजन से उसको शो करना पड़ेगा, बाकी आप यूज तो वहीं से कर रहे हो उसको। नहीं जो जो ओल्ड प्रोविजन 2000 का और बेडेड भी तो हो गया 1500 रुपए का। उसको हाँ शो करके ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन करके नील दिखा दो, या तो डेबिट साइड न्यू प्रोविजन लिख दो, क्रेडिट साइड ओल्ड प्रोविजन करके उसको शो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम कुछ नहीं करोगे उसको, या तो आप ऐसे शो करो या वर्किंग नोट में क्लोजिंग और ओपनिंग शो करके करिए, बट उसको शो करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। लिख लियो छिलकी, तुम्हें नोट डाउन कर लियो पूरा। 3280 समझ में नहीं आया? जनरल रिजर्व ना, क्योंकि वो एक्सपेंस साइड जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जनरल रिजर्व यहाँ पे आएगा, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2 जनरल रिजर्व और 2 नेट प्रॉफिट। इसका इसका जो अमाउंट आएगा आप लोग यहाँ आउटर कॉलम पे शो करना। जनरल रिजर्व क्योंकि एक्सपेंस ऐसा ही चीज हो गया ना, जो कि आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट कितना होता है पहले 32,000
800। अब इसको मैंने अलग कर दिया, मतलब जनरल रिजर्व पहले माइनस होगा एंड देन नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आया? क्योंकि मैं प्रॉफिट में से एक हिस्से को अलग कर रहा हूं, तब उसको दो पार्ट करना पड़ेगा, एक जनरल रिजर्व पे गया और जो बचा हुआ वो नेट प्रॉफिट पे हो जाए। अब इसको समझाने के लिए एक इजी सा तरीका होता है, बोलते हैं जनरल रिजर्व को एक्सपेंस मान लो, और एक्सपेंस किधर जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस साइड। बट जनरल रिजर्व एक्सपेंस कैसे हुआ? वो टीचर समझाने के लिए बोल देते हैं जनरल रिजर्व कहा जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस साइड जाएगा। बट वो एक्सपेंस नहीं है ना, मैं तो बस प्रॉफिट के एक पार्ट को क्या कर रहा हूं, अलग कर रहा हूं और कुछ नहीं। समझ में आया? हाँ हाँ, जनरल रिजर्व को जहां भी यूज करोगे, मतलब वो यूज कहाँ होगा, कुछ लॉस वॉस हो रहा होगा वहां पे। अब जैसे मेरे को 1500 का लॉस हो गया, उस लॉस को मैं यूज कहां से कर रहा हूँ? जनरल रिजर्व से। तो 1500 के लॉस को मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे ना दिखा के उसको मैं जनरल रिजर्व से यूज कर लूंगा। जैसे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व। अभी भी इसमें भी तुम डाउट रेज कर सकते हो, करो, रेज करो। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व एंट्री गलत है कि सही है, कि कोई डाउट है इसमें? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व गलत है कि सही है? सही है। कैसे? जनरल रिजर्व को अगर आप क्रेडिट कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो मतलब जनरल रिजर्व को और बढ़ा रहे हो। बताइए जनरल रिजर्व बढ़ा कि जनरल रिजर्व कम हो रहा है? कम हो रहा है। और अगर मैं एंट्री पास किया लॉस बाय फायर टू जनरल रिजर्व, इसका मतलब तो मैं जनरल रिजर्व को बढ़ा दिया। सर आपने कहा कि इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाला जाता है, एक्सपेंस बोल सकते हो, एक्सपेंस जो ऑलरेडी कम हो चुका है इसी को माइनस कर रहे हो। एंट्री क्या पास होगी? तुमने उसका ट्रीटमेंट पूछा तो बताइए एंट्री के थ्रू तो ट्रीटमेंट। हाँ, इसने बोला जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर। जनरल रिजर्व को डेबिट इसलिए किए क्योंकि मेरा रिजर्व कम हो रहा है। लॉस बाय फायर को क्रेडिट क्यों कर रहे हो? तो इनकम है, लायबिलिटी है। पहले एक्सपेंस हो चुका है, मान लीजिए जनरल एक्सपेंस वगैरह हम मानते हैं एक्सपेंस हो चुका है, तो हम लोग जब इसको इसमें दिखा रहे हैं तो एक्सपेंस को अपना घट जा रहा है। ऐसा बोलो कि एक्सपेंस को कम कर रहे हैं। एक्सपेंस क्या इस साल कम होगा कि वो पहले से जो था उससे अपन सेट ऑफ कर रहे हैं? एक्सपेंस कम कहाँ हो रहा है? एक्सपेंस तो कम हो ही नहीं रहा है। समझाता हूँ उसको, तुम बताओ क्या बोल रहे हो? क्योंकि हमारा एसेट कम हो रहा है, मतलब तुम उसको परचेज के साथ डील करना चाह रहे हो, परचेज का गुड जला तो वो लिख लिया सब बैलेंस शीट। इसमें कॉन्सेप्ट समझाना है अभी। आयुष, चाल चाल बढ़िया चल रहा है? मस्ती? सर पूरा चलता है मस्ती, क्यों? जल्दी लिखिए, फिर एक कॉन्सेप्ट समझाना है अभी मुझे। हाँ तो पहले अपन एक्सपेंस दिखा चुके हैं सर, जब चला आपके पास ये लॉस अकाउंट टू परचेज वाला, हाँ तो ये डेबिट पहले हो चुका है, लेकिन हम उनको सेट ऑफ कर रहे हैं तो जीरो हो जाएगा सर ये बुक। नहीं, इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आप लोग को याद होगा कि तुम लोग जब लेजर बनाए थे, कुछ कुछ बच्चों को याद होगा, सबको बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप लोगों ने लेजर बनाया था तो सारे एक्सपेंसेस को या सारा जो जो भी बैलेंस बचता था अपन लिखते क्या थे? टू बैलेंस कैरिड डाउन या बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बट कुछ लेजर के इलिस्ट्रेशन ऐसे था जिसके हम वहां पे हम बैलेंस लिख ही नहीं रहे थे, और बच्चे बोल रहे थे सर इसका इसका बैलेंस कुछ नहीं लिखा हुआ। बोल रहा है शौर्य, कुछ पता है क्या बोल रहा हूँ? समझ आ रहा है? हाँ, एक्सपेंसेस के बैलेंस लिखा ही हुआ नहीं था वहां पे, और लिखा हुआ था तो बाय प्रॉफिट और लॉस लिखा होगा। आप लेजर चैप्टर खोलिए जो बैलेंस शीट करके बैठा है, जो बैलेंस शीट कर लिया है, जिसका नोट डाउन हो गया है, आप लोग लेजर के इलिस्ट्रेशन देखिए, और वहां पे देखना कुछ अलग सी चीजें दिख रही होगी। कुछ चीज का बैलेंस कैरिड डाउन लिखा है, कुछ चीज का बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखा है।
लिखा हुआ है क्या सब में? लास्ट ईयर वाली एडिशन में बुक में देखना तुम, लेजर में, लेजर चैप्टर के इलिस्ट्रेशन, हाँ 9.10 में, हाँ देखिए परचेज का बैलेंस नहीं दिया हुआ है 9.10, जो बैलेंस शीट बना लिया वही देखेंगे, अदरवाइज आप लोग बैलेंस शीट नोट डाउन करिए। परचेज का नहीं दिया हुआ है, सेल का नहीं दिया हुआ है, और क्या चीज का नहीं दिया हुआ है? डिस्काउंट रिसीव का दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है। रेंट का भी दिया हुआ है, सैलरी का भी दिया हुआ है, अदरवाइज सैलरी में भी बैलेंस नहीं आता, रेंट में भी बैलेंस नहीं आता, और डिस्काउंट रिसीव में भी बैलेंस नहीं आएगा। यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन तो लिख दिया, बट बैलेंस कैरिड डाउन कभी नहीं आता इस टाइप की चीजों में। यहाँ पे परचेज और सेल में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ से चीजें परचेज बुक और सेल बुक से भी कुछ उठ के आनी। यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन आएगा ही नहीं, परचेज, सेल, डिस्काउंट रिसीव, रेंट और सैलरी क्यों नहीं आता इसको समझते। अभी लिख लिए सब कि कोई लिख रहा है बैलेंस शीट? कुछ समझ आया नेत्रा मैडम? थोड़ा थोड़ा इसमें पोस्टिंग वगैरह समझ में आई? कुछ बनाए घर जाके कल के बाद इलिस्ट्रेशन? मैं बात कर रहा हूँ ना उससे, फिर तुम्हें दिक्कत हो रहा है। मैं आपस में बात कर लिया करो, कभी किसी को कुछ बोलता हूँ वो अपना बात चालू कर देते हैं। हाँ जी, जनरल रिजर्व का वर्किंग नोट बना लीजिए, जनरल रिजर्व और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। इसका वर्किंग नोट बनाइए कि डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, और लॉस बाय फायर वाले का ऐसा क्यों हो रहा है उसको देखेंगे, जो तुम बोल रहे हो कि जनरल रिजर्व को अगर बाद में यूटिलाइज करेंगे तो एंट्री क्या पास हो। अरे आराम आराम से मत लिखो यार, जल्दी लिखो, सोच सोच के तो लिखती है मैडम ये भी। लिख रहे हो राधिका तुम वर्किंग नोट? यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग कौन कौन स्टार्ट कर दिया है लेना? तुम कर दियो एक, और कोई में से बीच में पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था मेरे से बीच में? हाँ कियो स्टार्ट? नहीं कियो। क्रिश किया है? क्रिश भी नहीं किया। और कोई? ये नालायक मेरे को डे 1 में पूछा था क्रिश लास्ट में, सर IIM के एडमिशन के लिए क्या कोचिंग वगैरह लेने की, क्लास 11 की फर्स्ट क्लास। और किसी ने स्टार्ट किया है? DPS बालको के हो ना तुम? क्रिश DPS बालको के? मुक्ति DPS बालको, समृद्धि DPS बालको, ठीक। और किसी ने स्टार्ट किया है यहाँ पे? किसी ने नहीं स्टार्ट किया है? हो गया, लिख लिए कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और जनरल रिजर्व। CIMA है ना? क्या है कोर्स का नाम? सर्टिफाइड चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हो गया। देखिए अपन, या इसको अगली क्लास में जब कॉन्सेप्ट बताऊंगा वहां पे भी बताता हूँ, अभी एक दो बच्चे ने डाउट पूछा तो अपन ले रहे। देखिए जो भी जनरल एंट्री होती है, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो अल्टीमेटली पोस्ट कहाँ पे होता है? वो अल्टीमेटली पोस्ट होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में। कोई भी आप जनरल एंट्री देख लीजिए, परचेज टू कैश, परचेज कहाँ ट्रांसफर होगा?
ट्रेडिंग अकाउंट में कैश कहाँ ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट में। मशीन अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट, मशीन कहाँ ट्रांसफर होगा? एसेट साइड। वेंडर कहाँ ट्रांसफर होगा? लायबिलिटी साइड। सैलरी टू कैश, सैलरी कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू कैश, बैलेंस शीट एसेट साइड कम हो जाएगा। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन का जो पोस्ट होगा उसके लिए दो बॉक्स होता है, ठीक है। एक बॉक्स का नाम क्या है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक है बैलेंस शीट, ठीक है। अब समझते जाना क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लाखों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, करोड़ों ट्रांजेक्शन हो रहा है जो कंप्यूटर कर देता है। अब जैसे यहाँ पे जनरल एंट्री पोस्ट करोगे, बताइए जनरल एंट्री अल्टीमेटली कहाँ जाएगी? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो बैलेंस शीट। अब इसमें बोल रहा है कि ये वाली जनरल एंट्री, यहाँ पे जितनी भी जनरल एंट्री हुई है वो बॉक्स ए में जाएगी। मैं नाम दे देता हूं बॉक्स ए या बॉक्स बी। मतलब ये आपके सामने दो कार्टन रखा हुआ है, एक कार्टन का नाम है बॉक्स ए, दूसरे कार्टन का नाम क्या है? बॉक्स बी। अब इसमें से करोड़ों लाखों हजारों ट्रांजेक्शन है यहाँ पे। अगर मैं इसकी ट्रांसफर एंट्री करूं, जो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएगा या ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा उसकी मैं जनरल एंट्री पास करूंगा, और जो जो यहाँ पे बैलेंस रह गए बताइए वो पोस्ट कहाँ हो रहा है? मतलब मैंने बोला यहाँ पे सपोज 10 ट्रांजेक्शन है, ये 10 ट्रांजेक्शन में से डेबिट और क्रेडिट मिला के 10 ट्रांजेक्शन है, मतलब 5 जनरल एंट्री है मान के चलो। इसमें से 7 ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चल दिया, मतलब 3 ट्रांजेक्शन कहाँ ट्रांसफर हुआ होगा? बैलेंस शीट वाले बॉक्स में। अगर यहाँ पे 3 बॉक्स रहता तब प्रॉब्लम होती, क्योंकि बॉक्स तो कितने ही है? 2 ही बॉक्स है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का एक बॉक्स और दूसरा क्या चीज का बॉक्स है? बैलेंस शीट का सेकंड बॉक्स। उन्नति लिख क्या रहे हो तुम? इसको देख लो ना, समझा रहा हूं, अच्छा टॉपिक समझा रहा हूं। जनरल रिजर्व कुछ कुछ चीजें तो अच्छी होती है और उसमें तुम लिखने में बिजी हो जा रहे हो। यहाँ पे सपो मेरे पास 10 ट्रांजेक्शन है, अगर मैंने 7 एंट्री को यहाँ पे ट्रांसफर करने की एंट्री पास कर दिया, मतलब ये इंप्लाइड है कि बचा हुआ जितना भी ट्रांजेक्शन है ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आया? अब अगर एक हम एंट्री पास करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, सैलरी पेड की जनरल एंट्री हो गई। कितने रुपए हमने पे किया? 5,000। ये आप लोगों ने सीखा है बचपन से कि सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश ये जनरल एंट्री पास होती है, ठीक है। बट अभी ये आपकी इनकम्प्लीट एंट्री है, क्योंकि सैलरी पोस्ट कहाँ होगा बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तब इसकी ट्रांसफर एंट्री होगी दूसरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट 5,000 रुपए। कैसे आया देखिए, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तब क्या लिखते हो यहाँ पे? सैलरी 5,000। मतलब इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसफर एंट्री। अब बताइए कैश कहाँ ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट। मैंने ये देखिए यहाँ पे दो बॉक्स है, एक बॉक्स का नाम क्या है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरे बॉक्स का नाम क्या है? बैलेंस शीट। अगर इसमें मैंने इस चीज को यहाँ पे पोस्टिंग कर दिया और इसकी जनरल एंट्री पोस्ट कर दिया, मतलब ये इंप्लाइड है कि जिस चीज का मैंने पोस्टिंग नहीं किया है वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है बच्चे? बैलेंस शीट पे ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि एक एंट्री हम और पास करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड या कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बताइए इसकी ट्रांसफर एंट्री किसकी करूं? कैश की कि सेल की? सेल की। एंट्री क्या पास होगा? सेल। ट्रांसफर कहाँ होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी? सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब इसकी आपकी ट्रांसफर एंट्री हो गई, मतलब इसकी कोई भी ट्रांसफर एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? बैलेंस शीट। इस चीज को मैं अगली क्लास में नोट्स बनाऊंगा, उस समय और लिखवा दूंगा या समझा दूंगा वहां पे। और जो यहाँ पे एक बच्चे ने पूछा था लॉस बाय फायर, अगर आप जनरल रिजर्व को कहीं पे यूज कर रहे हो उसके लिए। अब जनरल रिजर्व को बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है, सब कोई ध्यान से समझना है इसको। जनरल रिजर्व वाला का क्या है?
मैंने जनरल रिजर्व तो बना लिया कि कल को कुछ मिस हैपनिंग होगी, और मिस हैपनिंग हो गई लॉस बाय फायर। ठीक है, तो अपन एंट्री क्या पास करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। अगर अगर मेरा परचेज का मतलब गुड्स का नुकसान हुआ है, तो कितने का नुकसान हो गया, 10,000 रुपए का। समझना राघव बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी एंट्री है, मतलब जिसको डेप्थ में पढ़ना है, अकाउंटेंसी को एनालाइज करना है, उसके लिए आपने ये एंट्री पास कर दिया। बताइए लॉस बाय फायर मेरे लिए क्या है बच्चे, एक्सपेंस है, लॉस है, मतलब वो ट्रांसफर कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर अकाउंट, मतलब मैंने इसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया बच्चे, 10,000 रुपए को यहां ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है राघव, कि इस साल का जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, सपोज 2022 का, उसमें मैं एक लॉस को बुक कर दूंगा, लॉस बाय फायर के नाम से 10,000 रुपए। इस वजह से होगा क्या, मेरा इस साल का नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। समझ में आया। बट बिजनेसमैन चाह रहा है कि ये जो लॉस हुआ है ना, इस लॉस को आप सेटअप करो कहां से, जनरल रिजर्व से, जो पैसे को आपने पहले से सेव कर रखा था। इस साल इस लॉस को यहां पे बुक मत करो, क्योंकि हमारा इस साल ऑलरेडी सेल अच्छा नहीं हुआ है, या कोविड चल रहा था। इस साल मैं अपने बिजनेस का प्रॉफिट कम दिखा दूंगा तो और गलत है। मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे जो लॉस हुआ है ना, इस लॉस को मैं इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना दिखा के दिखाऊंगा कहा, जनरल रिजर्व से सेट ऑफ करूंगा। तो एंट्री क्या पास होगी, हेलो 2 मिनट में आ रही है। इस प्रॉफिट एंड लॉस पे ट्रांसफर ना करके उसको यूज कहां से करूंगा मैं, जनरल रिजर्व से। तो एंट्री क्या पास हुई, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर अकाउंट। मतलब ये क्या था, मेरा लॉस था, इस लॉस को मैं इस जनरल रिजर्व से सेट ऑफ कर रहा हूं। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं, कि मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस पे, सॉरी गलत किया गया, नहीं सही है, मतलब इस लॉस को मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे यूज ना करके यूज कहां से कर रहा हूं मैं, जनरल रिजर्व से। जो तुम लोग बोल रहे थे ना एक्सपेंस पहले से बुक हो गया, वो नहीं, इस ये वाला जो लॉस है, ये लॉस को अपन ट्रांसफर करते कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, उस पे ना ट्रांसफर करके हम यूज कहां कर रहे हैं, जनरल रिजर्व से यूज कर रहे हैं। 5-7 बच्चे को समझ में आया होगा ये एंट्री। अभी नहीं आया तो इस चैप्टर में 5-7 क्वेश्चन और समझा दूंगा मैं, 3-4 क्वेश्चन, उसके बाद इस टाइप की चीजें एनालाइज कर लेंगे। शिफा जाओ तुम जल्दी, बातें बातें मत करना, तुरंत निकलो, नहीं तो अभी बातें करने लग जाओगे, है ना। ठीक है, चलिए जाइए, अगली क्लास में मैं नोट्स लिखवाऊंगा। समझ में आ रहा है, आज लिखवाने वाला था बट आज नहीं करवाया, नेक्स्ट क्लास पे।